क्विक रिवीजन सीरीज की पहली वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तीन चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर को पढ़ते वक्त। सबसे पहला तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ना, जिसमें महाजनपद का फॉर्मेशन शामिल है, मौर्यन एम्पायर शामिल है, अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, उसको देखेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो सदर्न इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में कुछ छोटे छोटे किंगडम्स और चीफडम्स उभर के आते हैं, पांड्यास के रूप में, चेराज के रूप में, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, सतवाहनास के रूप में। फिर हम लोग कंट्री साइड को देखेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे होता था, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उनको खिलाना पिलाना भी था। एंड देन लास्टली वी विल सी द ट्रेड के बाद हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे एपिग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन से जेम्स प्रिंसेप के रोल को वहां पे देखना है। सो हियर वी हैव ऑन द लैपटॉप स्क्रीन द होल रिवीजन लेक्चर। होप कि यू विल एंजॉय दैट। सो हेयर वी हैव द सेकेंड चैप्टर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। एंड इसमें हमें अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की जो हिस्ट्री है 600 BC से लेके 600 CE तक का पीरियड को हम लोग अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, उसकी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड बाय द वे, जो स्क्रीन पे आप लोग पीपीटी देख रहे हैं, दिस इज द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपके पास ये नहीं है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले, या आप सीधे हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के वहाँ से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने का ये भी फायदा है कि आप वहाँ हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं एंड हम बिना किसी समय उसका निपटारा कर देते हैं। सो नेक्स्ट, सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कैसे कैसे हमारा वक्त गुजरा है, टाइमलाइन फ्रॉम हड़प्पन फेज टू द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपद। तो ये हमारा अर्ली हड़प्पन फेज का टाइमलाइन है, 3300 से 2600 BC। देन मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से 1900, देन लेटर फेज 1900 से 1300। अब आप कहोगे कि बहुत सारी जगहों पे तो 1900 से 1500 तक दिखाया गया, तो सब जगह कहीं पे 1400 भी दिखाया गया, कहीं पे 1600 भी दिखाया गया। बट ऐसा बहुत सारे टेक्स्ट में है कि 1300 BC के बाद अर्ली जो लेट हड़प्पन फेज है, मतलब हड़प्पन पॉपुलेशन अब पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी थी, इसीलिए हम लोग लेट हड़प्पन फेज को 1900 से 1300 BC तक एक्सटेंड करते हैं। देन तब तक आर्यंस आ चुके थे एंड अर्ली वैदिक पीरियड की स्थापना शुरुआत हो चुकी थी 1500 BC के अराउंड। एंड ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, जिसे हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसी एज में 1500 से 1000 BC के दौरान हमारा जो ऋग्वेद है उसको कंपोज किया गया था। एंड बाकी के जो तीन वेद है, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, उनको हम लोग देखते हैं कि 1000 से 600 BC के बीच से कंपोज किया गया। सो दिस पीरियड इज नोन एज लेटर वैदिक पीरियड। एंड उसके बाद 600 BC ऑनवर्ड्स वी हैव द एरा ऑफ महाजनपद। महाजनपदों का युग शुरू हो गया। अब महाजनपद की हिस्ट्री को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जो सोर्स हमारे पास अवेलेबल है वैदिक सिविलाइजेशन को जानने के लिए उनका। तो वी हैव मेजर सोर्स 4 वेदा, 4 वेद हमारे सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। उसके बाद डिविजन्स है लाइक ब्राह्मणास, हिरण्यकास, उपनिषद, ये भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जब हमें वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानना हो। कंप्लीट 1500 से 600 BC के बीच के पीरियड को, इसमें लेटर वैदिक पीरियड भी आता है और अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वेदिक पीरियड भी आता है। वैदिक पीरियड में कहा जाता है कि आर्यंस आते हैं। आर्यंस अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर, जो कि बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, वैसे तो बहुत अलग अलग थ्योरी है कि कहाँ से आए कैसे आए, बट उनके अकॉर्डिंग ये कैस्पियन सी के अराउंड रहती थी। ट्राइब कैस्पियन सी हमारा सेंट्रल एशिया में पड़ता है, वहाँ से ये लोग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आते हैं पर्शिया के थ्रू। एंड फिर उन्होंने कहा कि हड़प्पन पॉपुलेशन को उन्होंने हराया एंड देन दे स्टार्टेड सेटलिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। फिर धीरे धीरे वो गंगेटिक प्लेन्स की तरफ बढ़ते हैं एंड फिर जब उनकी आबादी अच्छी खासी गंगेटिक प्लेन्स में हो गई थी तो फिर यहाँ से जनपदों का निर्माण शुरू हुआ, महाजनपदों का निर्माण शुरू हुआ। जनपद का निर्माण कैसे शुरू हुआ उसको देखते हैं। तो जैसे जैसे हमने बात की आर्यन की, तो आर्यंस वर नोमैडिक ट्राइब, वो खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। धीरे धीरे विद द टाइम दे रियलाइज्ड कि अब हमें एक जगह सेटल होना पड़ेगा। एंड जब वो सेटल होना शुरू करते हैं तो जिस जगह पे उन्होंने सेटल होना शुरू किया वो कहा जाने लगा जनपद। दैट मीन्स द प्लेस वेयर द पीपल सेट देयर फुट इन, जो जहाँ पे लोग अपने कदम जमाते हैं। फिर बहुत सारे जनपद उभर के सामने आने लगे, ABCD। अब उसमें से एक जनपद होता था जिसका जो चीफ है, एंड हर एक जनपद का अपना अपना एक चीफ होता था। एक जनपद है जिसका चीफ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो क्या करता था, आसपास के जितने भी छोटे छोटे जनपद होते थे उनको हरा के अपने मिला लेता था। एंड देन वी सॉ द एरा ऑफ महाजनपद। इस तरीके से जब महाजनपद की शुरुआत हुई, जनपद ने बहुत सारे जनपदों को मिला लिया हरा के अपने में, एंड देन दे इमर्ज्ड एज महाजनपद। महाजनपद के इमर्जेंस के पीछे तीन सबसे बड़े कारण है। एक तो आयरन टूल्स का इस्तेमाल। आयरन हमारे यहाँ आप कह लें तो लेटर वैदिक पीरियड से शुरू किया जाने लगा इस्तेमाल में। तो 1000 BC के बाद से इसको हम लोग वेपन्स वगैरह बनाने के लिए यूज करते थे। वेपन्स वगैरह आयरन के बनने लगे, इसलिए बहुत ज़्यादा मारक होते थे, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते थे। एंड वॉर में इनसे बहुत फर्टिलिटी दूसरे के ऊपर शावर की जा सकती थी। दो रीज़न और भी है, एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव एनिमल ब्रीडिंग। जनपद में जब लोग रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि हमारे पास अब अच्छी खासी एग्रीकल्चर हो जाती है, क्योंकि वो लोग गंगेटिक प्लेस के राउंड रह रहे थे जहाँ पे बहुत सारी फर्टाइल लैंड्स थी, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई दिक्कत नहीं
नहीं थी, एंड चूंकि वो प्लेन है तो यहाँ पे वो पशुचारण भी अच्छे से करा पाते थे। तो जब वो सर्वाइवल को इंश्योर कर लिया उन्होंने, जब वो इस बात से निश्चिंत हो गए कि हमें अब खाने के लिए, हमें अपने भविष्य के चारों के लिए अब कोई प्रेशर नहीं झेलना, कोई टेंशन नहीं करना, तो वो लड़ाई में संलिप्त होते। देन दे स्टार्टेड अटैकिंग ईच अदर, एंड फिर वो महाजनपद का निर्माण शुरू होता है। अगर हम डिफरेंट टेक्स्ट की बात करें तो कहीं पे 18 महाजनपद, कहीं पे 16, कहीं पे 17 महाजनपदों की बात करेगी, लेकिन हमारी किताब में ऐसा कहा गया है कि आपके 16 महाजनपद हुए हैं। नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने नाम बता दिया आपको। कुछ नाम है जो आपको याद रखनी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लाइक गांधार बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर अवंती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वज्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मगध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोशल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पांचाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काशी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर आप मैप में देखना चाहते हो तो दिस इज द मैप ऑफ महाजनपद। एक और महाजनपद के बारे में आप हमेशा याद रखिए, अस्मक। अस्मक एक महाजनपद है जो साउदर्न इंडिया में लोकेटेड था, एकमात्र महाजनपद जो साउथ इंडिया में लोकेटेड था, दैट वाज अस्मक। तो इसे आपसे एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है। हमने अपने सैम्पल पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल डाले हैं। अगर आपने हमारे सैम्पल पेपर को नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, एंड आप उसे खरीद भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया है, आप फॉर्म को फिल करें, सारे डिटेल्स पढ़ें, एंड एक नॉमिनल प्राइस हमने अटैच किया 49 रुपीज़ का। उस प्राइस पे करने के बाद आपको आपके मेल पे हम सैंपल पर डिलीवर कर देंगे। नाउ मूविंग अहेड, फीचर्स क्या क्या थे महाजनपद के। सबसे पहले तो ये जाने कि 600 BC के बाद जैसे जैसे जनपदों ने महाजनपदों में तब्दील होना शुरू किया तो ब्राह्मणों को लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे टेक्स्ट को कंपोज करना चाहिए जिससे ये लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रह सके, रूल्स और रेगुलेशंस इनको अपने मालूम हो। तो धर्म सूत्र को कंपाइल करने का सिलसिला शुरू होता है यहीं से। उसमें सभी के लिए रूल्स शामिल थे, चाहे वो रूलर हो, ट्रेडर हो, पेस्टोलिस्ट हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके लिए रूल थे। तो इन सारे रूल्स ने फीचर्स ऑफ महाजनपद की बेसिस रखी। महाजनपदों को कहा गया कि आपको अपने आप को सिक्योर रखना है, तो उनकी एक कैपिटल सिटी होती थी जिसको ऑफन फोर्टिफाई करा जाता था। एंड बहुत सारे महाजनपदों के पास अपनी आर्मी भी होती थी, अपनी एक पेड ब्यूरोक्रेसी भी होती थी। अब जब उनके पास पेड आर्मी थी, पेड ब्यूरोक्रेसी थी, तो वो पैसा कहाँ से लाते थे इनको पैसा देने के लिए? तो वो एग्रीकल्चरल सरप्लस यानी कि कृषि पे टैक्स लगाते थे, फिर ट्रेडर्स वगैरह से टैक्स लेते थे, जो शिल्पकार होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, उनसे टैक्स लेते थे, जो शिकारी होते थे, जो फॉरेस्ट में शिकार वगैरह किया करते थे, उनसे टैक्स ट्रिब्यूट्स लेते थे। एंड ऑफन वो एक और काम करते थे कि अपने पड़ोसी राज्य पे उन्होंने अटैक कर लिया एंड वहाँ पे रेड डाल के जो भी धन दौलत से हासिल हुई है वो भी वो अपने खजाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसको बाय द वे लेजिटिमेट माना गया था धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग कि आप पड़ोसी राज्य पे रेड कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्सटेंड करने के लिए। ये थी हमारी महाजनपद की कुछ विशेषताएं। अब महाजनपद को रूल कैसे किया जाता था? तो दो तरीके के महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, एक जिनको मोनार्क रूल करते थे, किंग्स रूल करते थे, एक जिनको ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, कुलीन तंत्र, जहाँ पे कुछ चीफ होते थे जिनको हम लोग गणपति कहते हैं एंड वो आके रूल करते थे। सो फ्यू वेर मोनार्कीज, मोस्ट ऑफ द महाजनपद वेर मोनार्कीज, बट कुछ कुछ जो है वो ओलिगार्कीज भी थी, मतलब कुछ कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा रूल की जा रही थी। एंड अगर ओलिगार्की की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद था वज्जी। वज्जी वॉज अ महाजनपद जो ओलिगार्की था एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे दो सबसे बड़े थिंकर 600 BC के बाद जिन्होंने जन्म लिया इंडिया में, गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी, दोनों ही वज्जी महाजनपद से बिलोंग करते हैं। नाउ अब महाजनपदों की बात करते हैं तो मगध की बात ना करी जाए तो हमारा चैप्टर अधूरा रहेगा। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद अमॉन्ग ऑल द 16 महाजनपद दैट वी हैव। मगध क्यों इतना पावरफुल था? तो इसके पीछे 5 रीजन है। एक तो मगध के पास बहुत सारे फर्टाइल लैंड्स थे, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज गंगा की, एंड गंगा खुद मगध से होकर निकलती थी, तो फर्टाइल लैंड्स की कोई कमी नहीं थी। एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता था, आयरन अच्छे से अवेलेबल था, इसके लिए हथियार बनाए जा सकते थे जो कि युद्ध में काम आते थे। फिर वॉर एलिफेंट्स वेर अवेलेबल। वॉर एलिफेंट्स मगध में बहुत भारी मात्रा में पाए जाते थे जिनका बहुत अच्छे से युद्ध में अगर यूज़ किया जाए तो आप विरोधी सेना पे बहुत फैटल ब्लो डाल सकते हो। देन इजी कम्युनिकेशन, चूंकि इनके पास लैंड रूट भी अच्छा खासा मेंटेन्ड था एंड रिवर रूट इतना अच्छा चैनलाइज था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत नहीं होती थी, लोगों इंक्लूडिंग आर्मी को भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में दिक्कत नहीं होती थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये 4 फीचर तो थी, उसके अलावा एम्बिशियस रूल। जितने भी रूलर था इंक्लूडिंग बिम्बिसार, इंक्लूडिंग अजातशत्रु, इंक्लूडिंग महापद्मनंद, ये सारे के सारे एम्बिशियस थे। इनका दिमाग था कि हमें ये भी जीतना, ये भी करना, वो भी करना है। फिर मॉडर्न एम्पायर जो आता है उसके बारे में तो पढ़ना ही है। सो मगध के इनिशियल कैपिटल के बारे में अगर आपको जानना हो तो राजगीर वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध। ये जो आप देख रहे हैं ये एक वॉल है, साइक्लोपियन वॉल, ये शायद किसी रूलर ने बनवाया होगा जब ये मगध महाजनपद रहा होगा, उसके बाद तो ये एम्पायर बन जाता, मॉडर्न एम्पायर। तो ये जो हमारा मगध महाजनपद है इसकी इनिशियल कैपिटल थी राजगीर। बाद में इसे अजातशत्रु जो है, जो हरियाणा डायनेस्टी से, उनके लड़के उदयन कैपिटल शिफ्ट करके राजगीर से पाटलिपुत्र लाते हैं जो कि आज का पटना के नजदीक है। सो दैट वॉज हिस्ट्री ऑफ मगध महाजनपद। अब मगध महाजनपद धीरे धीरे अंपायर में तब्दील होगा और मॉडर्न अंपायर यहाँ का पहला अंपायर बनेगा। तो अब मगध की हिस्ट्री को थोड़ा और एक्सटेंड करके ये जानते हैं कि कैसे मगध एक महाजनपद से बहुत बड़ा अंपायर में तब्दील होता है। तो जो सबसे पहला अंपायर हमारे इंडिया में क्रिएट हुआ था दैट वाज मॉडर्न अंपायर। मॉडर्न अंपायर से पहले भी कुछ कुछ डायनेस्टीज ने मगध पे एज ए महाजनपद रूल किया था। सबसे पहले हड़ियंग डायनेस्टी, जिसके
बिंबिसार थे, उन्हीं के लड़के अजातशत्रु, फिर से शुनाग डायनेस्टी, देन नंद डायनेस्टी, इसके फाउंडर महापद्म नंद थे। एंड इन्हीं के जो आखिरी रूलर थे धनानंद, इनके समय में अलेक्जेंडर इन्वेड करते हैं। फिर इन्हीं के पास इतना ताकत था कि वो अलेक्जेंडर को रेजिस्ट कर सके, लेकिन ये वर्ल्डली प्लेजर्स में इन्वॉल्व थे, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया एंड बाद में चंद्रगुप्त धनानंद को हरा के मौर्य एम्पायर की नींव रखते हैं। अगर मौर्य एम्पायर की बात करें तो उससे पहले मगध कैसा था, एक बार उसको देख लेते हैं मैप में। तो ये हमारा 6 से 4 सेंचुरी बीसी के बीच का मगध है, जिसमें हड़यंक और शिशुनाग डायनेस्टीज के इलाके हैं। फिर महापद्म नंद के बाद से ये इतनी टेरिटरीज नंद एम्पायर के अंदर थी। एंड देन हमारा जो मॉडर्न एम्पायर का नक्शा है, जहाँ पर एक पीक पे मॉडर्न था, तो आप देखना बड़ा टेरिटरीज के अंदर आता था। लाइक ये जो टेरिटरी है ये कावेरी से लेके इधर हिंदुकुश माउंटेन तक, राइट में असम से लेके लेफ्ट में आई थिंक ईरान तक फैली हुई है। एंड मॉडर्न एम्पायर में जो सबसे मेजर रूलर्स है वो 3 हैं। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने स्थापना किया, देन बिंदुसार जो उनके लड़के हैं, देन अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट सबसे खास हो जाते हैं मॉडर्न एम्पायर में। नाउ मॉडर्न एम्पायर की बात करें तो इट एंडेड विद द रूल ऑफ बृहदत्त। बृहदत्त इसके सबसे लास्ट रूलर थे। इनके बाद इनके जो सेनापति हैं पुष्यमित्र शुंग, उनको वो उनको असैसिनेट करके खुद शुंग एम्पायर की स्थापना करेंगे। अब मॉडर्न एम्पायर को जानने के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है उनको एक बार देख लेते हैं। सो सबसे पहला और सबसे अहम सोर्स जो है दैट इज अशोकाज इंस्क्रिप्शन। अशोका ने बहुत से अभिलेख लिखवाए थे, बड़े बड़े पत्थरों पे, छोटे छोटे पत्थरों पे, एंड पिलर्स पे भी, लोहे के पिलर्स पे एंड अदर मेटेलिक पिलर्स पे। ये बहुत काम आते हैं जब हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, या मॉडर्न एम्पायर में आर्मी कैसे थी, संचालन कैसे होता था, डाइवर्सिटी कैसे मैनेज किया गया। बहुत सारी अहम जानकारी हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इसके बाद अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य लिखा था, इसमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया गया है। फिर मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो एक किताब लिखते हैं इंडिका, उसमें भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है। फिर बहुत सारे अलग अलग स्कल्पचर्स लाइक सांची के स्तूप, वैशाली, सारनाथ का स्तूप, हमारा अमरावती का स्तूप, इन सब जगहों पे भी मॉडर्न एम्पायर की अच्छी खास इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। देन जो टेक्स्ट है, चाहे जैन टेक्स्ट की बात करें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, पुरानिक स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो वहाँ पे भी मॉडर्न एम्पायर का जिक्र है। क्योंकि शुरुआत के जो 2 रूलर है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसार, ये दोनों जैन थे, एंड अशोका द ग्रेट वो बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो इन सब की बहुत चर्चाएं हैं। सो अगर हम बात करें अशोका के इंस्क्रिप्शन की, तो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस लगवाने का ट्रेंड शुरू किया कि हम अपनी चीज़ों को लिखवाएंगे ताकि और भी बहुत सारे लोग आके इसे पढ़ सके। वो इंस्क्रिप्शंस अक्सर हाईवेज या चौक चौराहों पे लगाए जाते थे, जहाँ पे लोग गुजरते हुए इसको पढ़ सके या चीज़ों को समझ सके। इसलिए अगर बात करें इंस्क्रिप्शंस में, तो धर्म को प्रोपेगेट किया जाता था, राइटियस वे ऑफ लिविंग को प्रमोट किया जाता था। एंड चूंकि अशोका ने इतने सारे इंस्क्रिप्शंस लगवाए, राइटिंग को प्रमोट किया, इसीलिए इनके एज को हम लोग कहते हैं गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन राइटिंग सिस्टम। अगर अशोका के इंस्क्रिप्शन की बात करें, अगर अशोका के इंस्क्रिप्शन की हम लोग बात करते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में सबसे ज़्यादा प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्राकृत है या पाली है, तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इन प्राकृत लैंग्वेज। एंड अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपने आप को अशोक नाम से नहीं रेफर किया है, बल्कि 2 नामों से उनको रेफर किया गया, देवनाम पिय एंड पियदस्सी। देवनाम पिय मतलब क्या होता है, द वन हु इज बिलवड ऑफ गॉड, जो गॉड का प्रिय हो, एंड पियदस्सी मतलब द वन हु साइट इज बिलवड, मतलब जिसको देखने में मजा है। सो दीज 2 वर द नेम्स ऑफ अशोका। इस नाम से इन्हें अपने इंस्क्रिप्शन में रेफर किया गया। 3 प्रकार के इंस्क्रिप्शन है, मेजर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पिलर इंस्क्रिप्शन भी है। मैप है, मैप में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा वो है मेजर रॉक एडिक्ट, जो बड़े बड़े शिलालेखों पे चीज़ों को लिखवाया गया। तो इसमें गिरनार सबसे इंपॉर्टेंट है, सोपारा इंपॉर्टेंट है, सन्नौती इंपॉर्टेंट है, शिशुपालगढ़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी पूछा जा सकता है, बट ये 4 तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको आप मैप में लोकेट कर ले। हमने अपने सैम्पल पेपर में भी इनसे रिलेटेड बहुत सारे मैप क्वेश्चन डाले हैं। अगर आप इसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया, वहाँ पे आप अपने डिटेल्स को सबमिट करके सैंपल पेपर खरीद सकते हैं। बहुत उच्च क्वालिटी का है, हमने एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। वी हैव मेक श्योर कि आपको कोई दिक्कत ना इसको सॉल्व करते वक्त। नाउ इस एडिक्ट में, इन इंस्क्रिप्शंस में क्या चीज़ें होती थी, तो सबसे पहले तो धम्म फिलॉसफी को प्रीच किया जाता था कि लोगों को नॉन वायलेंस अपनाना चाहिए, लोगों को अपनी बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, ब्राह्मणों की इज्जत करनी चाहिए, स्कॉलर्स की इज्जत करनी चाहिए, एंड अपने सर्वेंट्स के साथ जो मुताबिक व्यवहार होता है वो करना चाहिए। एंड बहुत सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस भी इन इंस्क्रिप्शन में हुआ करता था। नाउ अब अशोका के इंस्क्रिप्शन से आगे बढ़ते देखते हैं कि मॉडर्न एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो मॉडर्न एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो 5 जगहों से कंट्रोल किया जाता था, 5 जगहों से मैनेज किया जाता था। एक तो उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, एंड 4 उसके अलग अलग प्रोविंशियल सेंटर्स थे, जो एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में था। तो नॉर्थ में हमारा तक्षशिला था, तो इस रीजन को पूरा ये कंट्रोल करता था। फिर हमारे पास इधर वेस्ट में उज्जैनी है, तो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, उसको ये कवर करता था। फिर सदर्न इंडिया में सुवर्णगिरी मतलब गोल्ड के माइंस यहाँ पे थे, इसलिए शायद ऐसा नाम पड़ा। देन एक तोसाली हमारा रीजन है उड़ीसा में, तो यहाँ से इन 4 प्रोविंशियल सेंटर्स एंड जो कैपिटल है उसके अराउंड जो प्रोविंशियल सेंटर्स में गवर्नर बैठते थे, कैपिटल में तो जो किंग है वो तो बैठेगा ही, एंड जो गवर्नर होते थे ऑफन वो मॉडर्न प्रिंसेस ही होते थे। लाइक अगर बात करें अशोका की, तो वो भी तक्षशिला के गवर्नर थे कुछ समय के लिए। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन से आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि मॉडर्न एम्पायर की आर्मी कैसे थी, बिकॉज इतने वास्ट एम्पायर को
मैनेज करना एंड कंसोलिडेट करना वाज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो आर्मी के लिए एक मिलिट्री कमेटी बनाई जाती थी एंड उस मिलिट्री कमेटी में 6 सब कमेटीज होती थी। पहली सब कमेटी का काम था नेवल रिसोर्सेज को मैनेज करना, फिर दूसरी सब कमेटी का काम जो फूड सोल्जर है, जो पैदल सेना है, उसको मैनेज करना। तीसरी सब कमेटी का सबसे अहम काम था जितनी भी सेना है, चाहे घुड़सवार हो, चाहे रथ वाले सेना हो, चाहे एलिफेंट वाले हो, इन सब के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना एंड रसद का इंतजाम करना, जो प्रोविजंस वगैरह होते हैं इनका इंतजाम करना। तो ये थर्ड हमारी कमेटी है ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन वाली कमेटी, ये सबसे एनरोल करती है सारे सब कमेटी में। आर्मी के स्टैट्स की बात करें तो मेगास्थनीज ने, हालांकि हम इसे एक्यूरेट तो नहीं मान सकते, बट कुछ स्टैट्स दिए हैं कि जो पैदल सैनिक थे वो 6 लाख के करीब थे, जो घुड़सवार थे वो 30,000 30,000 के करीब थे एंड जो एलिफेंट्स की संख्या थी वो 9,000 के करीब थी। एंड आप सोच सकते हैं कि इतनी भारी सेना थी तभी तो इतने बड़े टेरिटरी को इन्होंने कॉन्कर भी किया एंड बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करके भी रखा। नाउ इतनी बड़ी आर्मी थी, इतनी ज़्यादा बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो पैसा कहाँ से आता था इसको मैनेज करने के लिए? सबसे पहले टैक्स लगाते थे वो लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर, लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, फिर जो टोल्स लेते थे ट्रेडर्स से, एक जगह से दूसरी जगह उनको सामान लेके जाना है तो देन ट्रिब्यूट्स लेते थे माइनर्स जो होते थे उनसे, फिर फॉरेस्ट डवेलर्स शिकारियों से ट्रिब्यूट्स वगैरह लिया करते थे। अब एक चीज़ आती है, अशोका के समय में जब अंपायर इतना बड़ा था एंड हमने देखा है कि अशोका के समय में अंपायर डाइवर्स भी है, क्योंकि बुद्धिज्म के फॉलोअर्स भी है, जैनिज्म के फॉलोअर्स भी हैं, आजीविका सेक्ट के फॉलोअर्स भी हैं, लोकायता सेक्ट के फॉलोअर्स भी हैं, हिंदू लोग भी रह रहे हैं, पुराने रिलीजन को मानने वाले लोग भी रह रहे हैं। तो इतने डाइवर्स अंपायर को इन्होंने मैनेज कैसे किया? एक तरीका था तलवार की नोक पे मैनेज कर ले, डरा धमका के। इन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया, दूसरा तरीका अपनाया विथ पीस। इन्होंने धम्म को प्रमोट किया। इन्होंने कहा अपने एल्डर की बात मानो। धम्म फिलॉसफी इज बेसिकली द फिलॉसफी ऑफ राइटियस वे ऑफ लिविंग, कि हमें कैसे अपने लाइफ को एक राइटियस वे में, एक धार्मिक तरीके से जीना चाहिए। एंड इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए अशोका ने स्पेशल ऑफिशियल्स नियुक्त किए, धम्म महामत्ता नाम के, जिनका काम ही था कि वो जगह जगह जाते थे, लोगों को बैठाते थे, समझाते थे कि क्या होता है धम्म, इसके अंदर आपको करना क्या। धम्म इज बेसिकली प्रकृत वर्ड फॉर धर्म। तो धर्म की जो शिक्षा है वो प्रदान करने के लिए उन्होंने धम्म महामत्ता नाम के जो ऑफिशियल्स होते थे उनको नियुक्त करना शुरू किया। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। वाई द मॉडर्न एम्पायर वॉज सो इंपॉर्टेंट? तो इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसे डिस्कवर किया गया है 1838 के बाद, जब जेम्स प्रिंसेप, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, खारोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर करना शुरू किया। इसके बाद लोगों को पता चला कि इतना बड़ा अंपायर एग्जिस्ट करता था जो अफगानिस्तान से लेकर कावेरी तक रूल करता था। तो 1838 के आसपास हम लोग कॉलोनाइज हो चुके थे एंड फिर जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इस मॉडर्न अंपायर को एज एन इंस्पिरेशन लिया, अशोका को एज एन इंस्पिरेशन लिया एंड दैट इज व्हाई दिस एम्पायर बिकेम सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। दे ड्रू इंस्पिरेशंस फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ अशोका। अगर जेम्स प्रिंसेप के रोल की बात करें तो अगर ये जनाब ना होते तो हमें आज मॉडर्न एम्पायर या महाजनपद के बारे में इतनी चीज़ें नहीं मालूम होती, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम अशोका के इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर कर पाए एंड वहीं से हमें मॉडर्न एम्पायर या बाकी महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। नाउ अब मॉडर्न एम्पायर हमारा बृहदत्त के अंत के बाद से खत्म हो गया। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में बहुत सारे छोटे छोटे चीफडम्स और किंगडम्स साउथ इंडिया में एंड खासतौर पे सेंट्रल इंडिया में उभर के सामने आते हैं, जिनमें सतवाहनाज इंपॉर्टेंट है, चेराज इंपॉर्टेंट है, चोलाज इंपॉर्टेंट है, शक इंपॉर्टेंट है, पांड्याज इंपॉर्टेंट है। चोलाज तो बहुत बाद में आते हैं। ये जो सतवाहना, चेरा, शक और पांड्याज है, ये हमारे 602nd सेंचुरी BC के बाद इनका आगमन शुरू हो जाता है। चेराज, पांड्याज और फिर सतवाहनाज आएंगे, फिर उधर नॉर्थ वेस्टर्न तरफ से शक आएंगे। तो ये सब जो थे छोटे छोटे चीफडम्स थे, फिर धीरे धीरे ये राज्य में तब्दील हो जाता है। चीफडम और राज्य में क्या फर्क होता है, एक चीफ और एक किंग में क्या फर्क होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। सो चीफ और किंग में सबसे बड़ा फर्क यही था कि जहाँ पे किंगडम्स जो थे वो किंग द्वारा रूल किए जाते थे, तो किंग की पोजीशन हेरिडेटरी होती थी, मतलब उनके मरने के बाद उनका लड़का गद्दी पे बैठेगा। बट चीफ्स की पोजीशन हेरिडेटरी नहीं होती थी, उनके मरने के बाद जरूरी नहीं कि उनका लड़का ही गद्दी पे बैठेगा। एंड रेवेन्यू सोर्सेज में भी फर्क थे। किंग्स के पास प्रॉपर टैक्सेस आते थे, चीफ्स को जो उनके फॉलोअर्स थे उपहार वगैरह में ट्रिब्यूट्स अपने श्रद्धा से कुछ दे देते थे तो दे देते थे। चीफ्स के पास ऑफन आर्मी रेगुलर नहीं होती थी, लेकिन किंगडम्स के पास रेगुलर आर्मी होती थी। चीफ्स अपने फॉलोअर्स की आर्मी पे ही, मतलब जो उनके लोग हैं उन्हीं पे डिपेंड करते थे। जब लड़ाई वगैरह होगा तो इन्हीं को हम लोग, वो भी अनट्रेंड आर्मी होती थी। लेकिन धीरे धीरे जो चीफडम है, जैसे आप सतवाहनों की बात करें, पांड्याज की बात करें, तो ऑल ऑफ दीज किंगडम्स वेर इनिशियली चीफडम। इनके कुछ सरदार थे एंड फिर ये सरदार और पॉपुलर होते गए, उन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंशन किया, धीरे धीरे ये किंगडम में तब्दील हो गया। चाहे पांड्याज की बात करें, चाहे हम पल्लवाज की बात करें, सातवाहना की बात करें, चेराज की बात करें, तो दैट इज़ द सिनेरियो। नाउ अगर चीफडम की बात करें तो बहुत सारे जो चीफडम थे वो उनकी ओरिजिन ऑब्सक्योर थी, उनकी ओरिजिन के बारे में अस्पष्टता थी। लाइक कुशान एक किंगडम था जो नॉर्थ इंडिया में रूल करता था, तो वहाँ के लोगों को
तो इस अंपायर के बारे में लोगों को लगता था कि ये जो अंपायर है, क्योंकि धर्मसूत्र में क्या कहा गया था कि जितने भी किंगडम है वो क्षत्रिय द्वारा ही रूल किए जाने चाहिए, अगर क्षत्रिय द्वारा रूल नहीं किया जा रहा है तो दैट इज इलेजिटिमेट। तो इन सारे जो ऑब्सक्योर ओरिजिन वाले किंगडम्स थे, चाहे सातवाहनों की बात करें, चाहे कुशानों की बात करें, शकों की बात करें, उन्होंने अलग अलग तरीका अपनाया अपने लोगों के बीच सपोर्ट जीतने का। तो इसमें एक तरीका था डिवाइन टाइटल्स को यूज़ करना। कुशान रूलर क्या करते थे, देवपुत्र नाम के टाइटल्स को यूज़ करते थे। लाइक कनिष्क जो है वो यूज़ करेंगे, आई एम देवपुत्र कनिष्क, आई एम लाइक गॉड, एंड पीपल, लोगों को लगेगा कि ये सही में गॉड जैसे है, इन्होंने अपने आप को एसोसिएट किया सूर्य भगवान से या इंद्र भगवान से। इस तरीके से ये मास सपोर्ट जीता करते थे क्योंकि इनकी ओरिजिन ऑब्सक्योर है, एंड अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र बोली क्षत्रिय कुड गवर्न द किंगडम। एंड ये अगर क्षत्रिय नहीं है, लाइक कुशानों के बारे में श्योरिटी नहीं कि क्षत्रिय है, शकों के बारे में श्योरिटी नहीं कि क्षत्रिय है, तो ये लोग ऑफर टाइटल्स वगैरह लेके या अपने आप को प्रमोट करके थ्रू प्रशस्तीज एंड ऑल। प्रशस्तीज क्या होती थी, जो बड़े बड़े रूलर्स होते थे, उनके जो पोएट्स होते थे, उनकी बड़ाई में बहुत बड़े बड़े काव्य खंड लिखा करते थे। जैसे एक प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिशेन एक पोएट थे, समुद्रगुप्त बहुत बड़े रूलर थे गुप्ता अंपायर के उनके, उन्होंने यहाँ पे समुद्रगुप्त को इंद्र से कंपेयर किया, कुबेर से कंपेयर किया, वरुण से कंपेयर किया, यम से कंपेयर किया। एंड इस तरीके से लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाती थी। एंड जब लोगों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो इनको मास एक्सेप्टेंस मिलेगा। जब जनता ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया तो दे कैन नाउ रूल कंफर्टेबली। सो दैट वाज अ सिनेरियो। ये हमारा आइडिया ऑफ डिवाइन किंग से जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे किंगडम्स और चिefdoms जो है उनकी ओरिजिन ऑब्सक्योर थी एंड दे वर वेरी इनसिक्योर कि जब लोगों को पता चलेगा कि हम क्षत्रिय नहीं है, ये हमारी ओरिजिन के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगी, तो दे कैन रिवोल्ट, वो बगावत कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर है, चाहे सातवाहना हो, चाहे चेराज हो, चाहे पांड्याज, उनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्वाइंस। अगर गुप्ता एम्पायर की बात करें तो उनके भी क्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाइंस में एक चीज़ आप ये भी जान लें कि कुशान जो थे सबसे पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू करवाया। उनसे पहले सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन्स हमने देखा, बट कुशान वेर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स। गुप्ता एम्पायर वाले भी गोल्ड कॉइन्स इशू करते हैं, लेकिन उनकी और कुशान के गोल्ड कॉइन में क्या फर्क था कि गुप्तास के कॉइन्स सबसे ज़्यादा प्योर माने गए। जितने भी गोल्ड कॉइन्स अभी तक इशू हुए हैं इस पूरे अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स गुप्ता एम्पायर ने इशू किए। स्टैचूज आर द सोर्स, टेक्स्ट आर द सोर्स, इंस्क्रिप्शंस आर द सोर्स, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस का सिलसिला तो अशोका ने शुरू कर दिया। इसके बाद एक के बाद एक जितने भी रूलर्स आते हैं सब अपने अपने नाम का इंस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ें वो करते थे, इंस्क्रिप्शंस लगवाए क्यों जाते थे, अपने अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, जो चीज़ आप लोगों को समझाना चाहते हैं उनको बताने के लिए। अगर बात करें क्वाइनेज की तो इंडो ग्रीक्स जो थे दे वर द फर्स्ट टू इशू द क्वाइंस, जिसमें राजा की पोर्ट्रेट भी होती है, जैसा आप देख सकते हैं कुशान, यहाँ पे राजा की पोर्ट्रेट भी है एंड कुछ लिखा भी हुआ है। तो इंडो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू इशू दैट काइंड ऑफ कॉइन। इसके बाद जितने भी रूलर्स थे सब अपने अपने इमेज छपाई दिया करते थे कॉइन। नाउ पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बाद जितने भी किंगडम्स थे उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए रूलर्स बहुत इनकेपेबल आते गए। लाइक 4th सेंचुरी सी के बाद से हम लोग देखते हैं कि सामंतों का आगमन शुरू होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। सामंत कौन होते थे? लोकल चीफ्स जिन पे राजाओं ने डिपेंड करना शुरू किया। डिपेंड क्यों करते थे वो लोग? क्योंकि सामंतों के पास लोकल सपोर्ट होता था, लोकल रिसोर्स होता था। लेट सपोज मैं गुप्ता एम्पायर का रूलर हूँ, पाटलिपुत्र मेरी राजधानी है एंड मैंने कॉन्कर किया है एक इलाका जो बालाकोट के नज़दीक बलूचिस्तान का पड़ता है। तो मुझे बालाकोट बलूचिस्तान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं कि वहाँ पे एक आदमी है जिसको मैं चीफ बना के भेजूंगा एंड वो फिर वहाँ के पूरे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा, अपने कंट्रोल में लेगा। तो मुझे उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ का लोकल सपोर्ट उसके पास है। भले ही वो मेरे अंदर काम करता है लेकिन लोकल सपोर्ट तो उसके पास है ना, लोकल रिसोर्सेज उसके एक्सेस में है। सो दिस इज वाई द सामंताज बिकेम सो इम्पॉर्टेंट इन द पॉलिटिक्स आफ्टर 4th सेंचुरी सी। एंड सामंत किस तरीके से किंग्स को फायदा पहुंचाते थे? तो वो रिसोर्सेज में से हिस्सा दिया करते थे, ट्रिब्यूट्स दिया करते थे, टैक्सेस जिसको आप कह सकते हैं। फिर सामंतों की अपनी मिलिट्री होती थी जो वो राजाओं को प्रोवाइड करवाते थे इन टाइम्स ऑफ नीड। एंड अगर सामंतों की बात करें तो जैसे यूरोप में हमारा फ्यूडलिज्म आया था यूरोप के ब्रेकडाउन के बाद, वैसे ही इंडिया में जो सामंतवाद का आगमन है उसको हम लोग इंडियन फ्यूडलिज्म कहते हैं। सामंतवाद के आगमन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज कंट्री साइड। हमने ये देख लिया कि मॉडर्न एम्पायर कैसा था, हमने पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के जितने भी चीफडम और किंगडम थे उनको समझ लिया, चीफडम और किंगडम कैसे रूल किए जाते थे उनको समझ लिया। देन हमने सामंतों के बारे में समझ लिया, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्यों सामंतवादी व्यवस्था को स्थापित किया गया। ये सारी चीज़ें हमने वन शॉट लेक्चर में डिस्कस करी है। अगर आपको सामंतवादी प्रथा पे एक सेपरेट लेक्चर चाहिए तो हमने उस पर भी वीडियो बनाई हुई कि वाई सामंताज वर नीडेड। नाउ अब देखते हैं कि देहाती क्षेत्रों में किस तरीके से डेवलपमेंट हुए इन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो देहाती क्षेत्रों में जो भी डेवलपमेंट्स है उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शन तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं दैट आर नॉट सफिशिएंट। तो इसीलिए हमें कुछ कुछ कहानियों की, कुछ कुछ कथाओं की मदद लेनी पड़ती है। लाइक जातका टेल्स जो कि बुद्धिज्म पे सेंट्रलाइज्ड है, पंचतंत्र। एंड अगर कंट्री साइड की बात करें तो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू
प्रीवियस पीरियड जो हमारा वैदिक पीरियड है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा था। रीज़न 3 थे। आयरन टेफ्ट फ्लो यानी कि जो हल थे उसमें आयरन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। फिर ट्रांसप्लांटेशन से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी जो पैडी क्रॉप्स होते थे उनकी, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था एंड बहुत एफर्ट लगते थे। फिर यूज़ ऑफ मैसिव इरीगेशन अब अलग अलग तरीकों से होता था, वेल्स हो गया, रिजर्वायर हो गया, एंड जो बड़े बड़े भूपति होते थे, राजा होते थे, वो इन चीज़ों को बनाते थे ताकि जो ग्रामीण है वो इसका इस्तेमाल कर सके। एग्रीकल्चर के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब एग्रीकल्चर से क्या होता था, टैक्स मिलता था सरकार को, जो रूलर्स होते थे उनको टैक्स मिलता था, एंड अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा तभी उनको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक टेक्निक अपनाई लैंड ग्रांट्स की। दे स्टार्टेड गिविंग लैंड। वो लैंड ग्रांट्स किनको देते थे, ब्राह्मणों को देते थे एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के नाम पे देते थे। ऑफन कभी कभी कहा गया है कि पीजेंट्स को भी दिया उन्होंने, लेकिन आपकी किताब में चूंकि क्लियरली मेंशन नहीं है तो हम लोग इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, ठीक है। बट ऐसा है कि इन्होंने पीजेंट्स को भी दान दिया था, ठीक है, ऐसा आप माने, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है तो वी विल नॉट डिस्कस ओवर दैट। नाउ व्हाई इट वाज गिवन, लैंड ग्रांट्स क्यों दिए जाते थे? सबसे पहला रीजन, सबसे बेसिक रीजन, एग्रीकल्चर एक्सटेंड करना था, क्योंकि एग्रीकल्चर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतना ज़्यादा टैक्स सरकारी खजाने में आएगा। देन टू विन एलाइज, लाइक कोई एक ब्राह्मण है, कोई एक स्कॉलर है या कोई सामंत है जिसके पास बहुत सारी सपोर्ट है, बहुत बढ़िया फॉलोइंग है, एंड वो कहीं बगावत ना कर दे, इस तरह से हमने उसे थोड़ा सा लैंड ग्रांट दे दिया, वो खुश हो गया मेरे से, उसके फॉलोअर्स भी खुश है। तो लोगों को बांध के रखने के लिए भी, लोगों को एलाई मतलब दोस्ती करने के लिए भी हमें लैंड ग्रांट्स देना पड़ता था। और कभी कभी राजा अपने फेक पावर को शो करने के लिए कि हम सुपर ह्यूमन है, ये है वो है, अपने चैरिटेबल नेचर को दिखाने के लिए भी लैंड ग्रांट्स दिया करते थे। लैंड ग्रांट्स की अगर बात करें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको जानने जरूरी है। लैंड ग्रांट वैरी करते थे इन साइज, इन राइट्स, साइज के तौर पे भी वैरी कर सकते थे, लाइक किसी को ज्यादा किसी को कम मिलता था, एंड राइट्स के तौर पे भी बहुत सारे लैंड ग्रांट्स होते थे, लाइक अग्रहरा एक टाइप का लैंड ग्रांट था जो ब्राह्मणों को दिया जाता था। इसके फीचर ये है कि इनमें कोई लैंड रेवेन्यू नहीं कलेक्ट किया जाता था सरकार के द्वारा, एंड जो ब्राह्मण थे, जो क्योंकि जो जिनको हमने लैंड ग्रांट दिया है वो पूरी अथॉरिटी दे दी गई, जितना जमीन उनको मिला है ना ग्रांट में, उसकी पूरी अथॉरिटी दे दी गई है, वहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रिब्यूट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता था, जिनको लैंड ग्रांट्स मिला है वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करके कुछ पोर्शन अपने पास रखते थे, कुछ सरकारी खजाने में जमा करते थे। लेकिन अग्रहरा एक काइंड ऑफ लैंड ग्रांट था जहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था ब्राह्मणों को, क्योंकि ये ब्राह्मणों को ही देते थे, तो ये कोई भी टैक्स, ये टैक्सेबल लैंड ग्रांट नहीं था। एंड ऊपर से इनको ये भी याद थी कि आप टैक्स कलेक्ट करो बट हमें मत कुछ पे करो, आप टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो बट डोंट पे अस एनीथिंग। एंड जिनको लैंड ग्रांट मिलता था उनको लॉर्ड नाम से मेंशन किया जाता था, एंड जितने भी लोग उस लैंड ग्रांट के अंदर रहते थे उनको, जो नए अभी भूपति हुए जिनको लैंड ग्रांट मिला है, उनकी आज्ञा का पालन करना था। तो लोकल पीपल हैड टू ओबे देयर लॉर्ड। एक चीज यहाँ पे जाननी जरूरी है आपको कि ऑफन जितने भी रूलर्स हैं अर्ली हिस्टोरिक पीरियड में सारे मेल्स थे, बट एक एक्सेप्शन हमारे पास प्रभावती गुप्त, जो कि गुप्ता प्रिंसेस थी, इनका विवाह हुआ था वाकाटका डायनेस्टी के रूलर से, लेकिन उनका देहांत हो जाता है। तो फिर चूंकि इनके बच्चे भी छोटे थे तो इन्होंने रीजेंट के तौर पे, मतलब उनके अभिभावक के तौर पे वाकाटका डायनेस्टी को रूल किया, एंड शी होल्ड ग्रेट पावर, इनके पास बहुत पावर हुआ करती है। तो प्रभावती गुप्त ने लैंड ग्रांट्स दिए, इसके हमारे पास इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस हैं, इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि प्रभावती गुप्त माइट हैव द एक्सेस लैंड, कि इनके पास जमीनें शायद रही होंगी, इसी तब तो उन्होंने लैंड ग्रांट दिया ना। सो वुमेन वेयर यूजुअली नॉट सपोज्ड टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू द लैंड, बट प्रभावती गुप्त इज एन एक्सेप्शन। दिस वॉज अ फीचर ऑफ लैंड ग्रांट। अब हम लोग जब जमीनें दान में देंगे तो ऑफन किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो सोशल डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो सोसाइटी थी, रूरल सोसाइटी, वो 3 खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा था लार्ज लैंड होल्डर्स का, जिनको हम आज के टर्म में कहें जमींदार, एक था स्मॉल पीजेंट्स का, एंड तीसरा था लैंडलेस लेबर्स का, जो कि इन दोनों के यहाँ काम करते थे, इनके पास जमीनें नहीं थी। अगर तमिल टेक्स्ट की बात करें तो साउथ इंडिया में भी सोसाइटी कुछ इस तरीके से ही बटी हुई। पहली कैटेगरी थी वेलालार की, जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, लाइक लार्ज लैंड होल्डर्स। फिर दूसरी कैटेगरी सवार की, जो छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास छोटी छोटी लैंड पीसेस हुआ करती थी। देन अदीमे, जिनको आप कह सकते हैं इनके पास कोई जमीनें नहीं थी, तो ये स्लेव के तौर पर काम करते थे, और जवार के पास भी एंड वेलालार के पास भी। सो दिस वॉज द सोशल डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अब आगे बढ़ते हैं, जब एग्रीकल्चर इतना आगे बढ़ा, लैंड ग्रांट्स दिए गए, सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे, किसी के पास ज़्यादा ज़मीनें थी, किसी के पास कम ज़मीनें थी, किसी के पास कुछ भी नहीं था, तो वो लोग उन ज़मीनों पे करते क्या थे, तो वो लोग बहुत अलग अलग चीज़ें उगाते थे। चारकोल प्रोडक्शन करते थे, सॉल्ट प्रोड्यूस करते थे, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मिल्क, वैक्स, ग्रास, एनिमल हाइड्स, फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें वो लोग प्रोड्यूस करते थे। एंड डोमेस्टिक ट्रेड होता था इन सब का, लाइक एक विलेज से दूसरे विलेज में जाके दे यूज्ड टू सेल इट आउट। नाउ महाजनपद के आने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई, दैट वाज सेकंड अर्बनाइजेशन। सबसे बड़ी चीज़ इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हुआ था दैट वाज इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो छोटे छोटे शहर हमने देखे थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो बहुत बड़े थे, उसके अलावा लोथल, धोलावीरा, ये सब छोटे छोटे सेटलमेंट थे। उसके बाद 1500-1600 साल तक शहर उभर के सामने ही नहीं आए। सेकंड अर्बनाइजेशन वाज द एरा जब महाजनपद उभर के सामने आते हैं, एंड फिर उनके जो कैपिटल हैं वो बड़े बड़े सिटीज़ में तब्दील होते हैं, लाइक तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन, काशी। एंड ये सिटीज़ क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था एंड दिस लीड टू द ट्रेड, बहुत वॉल्यूमिनस ट्रेड यहाँ पे होता था एंड इससे हम लोग सामान बाहर भी भेजते थे। डोमेस्टिक ट्रेड तो होता ही होता था। वी यूज टू एक्सपोर्ट द गुड्स एंड वी यूज टू ऑल्सो इम्पोर्ट द गुड्स फॉर द पॉपुलेशन लिविंग इन दिस टाउन्स। तो कौन कौन से क्राफ्ट का प्रोड्यूस किया जाता है एक बार वो देख लेते हैं। ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, वेजल्स, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ, टूल्स एटसेट्रा। एंड व्हाट आर दोज मेटल्स जिनका इस्तेमाल किया जाता था? तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आइवरी वॉज वेरी मच डिमांडेड इन द रोमन एम्पायर। देन आयरन आ चुका था, तो आयरन भी मेटल के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते थे प्रोडक्शन के लिए। एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन की जब बात आती है तो इनको सेल भी किया जाता था। सो डोमेस्टिक ट्रेड तो होता ही था, डोमेस्टिक ट्रेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड दो तरीकों से होता था, एक तो लैंड या रिवर रूट कह लें जिसमें आपके सेंट्रल एशिया और चाइना के थ्रू होता था, एंड एक होता था मरीन और सी रूट जिसमें रेड सी के थ्रू या पर्शियन गल्फ के थ्रू हम लोग यूरोप से, ईस्ट अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से कनेक्ट करते थे। रेड सी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेड होता था वो रोमन एम्पायर से होता था, तो उसके लिए रेड सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एंड इसी को तो एरिथ्रेन कहा गया है ना, एरिथ्रेन सी इज द ग्रीक टर्म फॉर द रेड सी। कौन कौन से मटेरियल से जो ट्रेड किए जाते थे? सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ्स, मतलब हमारी तरफ से भेजे जाते थे। टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, स्पाइसेस की बहुत डिमांड होती थी, पेपर की बहुत डिमांड होती थी। पेपर इसलिए क्योंकि वो एक तो टेस्ट को इनहेंस करता ही करता है, एंड पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इट वाज यूज फॉर प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन। यूरोप के क्षेत्र है बहुत ठंडी पड़ती है वहाँ पे, तो एग्रीकल्चर पॉसिबल है नहीं, एंड जो उनके पास खाना है वो अगर वो ज़्यादा दिनों तक नहीं सस्टेन कर पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक नहीं प्रिजर्व रख पाएंगे, तो वो खाएंगे क्या? तो फॉर दैट पेपर और जो स्पाइसेस होते थे वो अगर वो मिला लेते थे तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकता था। सो पेपर वॉज हाईली डिमांडेड इन रोमन एम्पायर। ये भी आप एक नोट कर लें, एमसीक्यू के तौर पर ये भी पूछा जा सकता है। अब इस ट्रेड को फैसिलिटेट कैसे किया जाता था, एक्सचेंजेस कैसे पॉसिबल हुए? बोले बिकॉज ऑफ कॉइन्स। तो इनिशियली महाजनपद के एरा में जो पंच मार्क्ड कॉइन्स है वो इशू किए जाते थे, जहाँ पे आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं। मॉडर्न एरा में भी पंच मार्क्ड कॉइन्स इशू किएगा। पंच मार्क्ड मतलब क्या? एक कॉइन है उस पर हमने पंच कर दिया अलग अलग आकृतियों को, मतलब उकेर दिया। फिर पहले जो हमें ऐसे कॉइन्स मिले जिनमें पोर्ट्रेट है राजा का एंड कुछ चीज़ें लिखी हुई है, तो ऐसा इंडो ग्रीक्स का हमने कॉइन देखा। फिर और भी सतवानाज निकालते हैं, कुशान भी ऐसे ही कॉइन्स इशू करते हैं। फिर गोल्ड कॉइन्स इशू किएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुशानों के गोल्ड कॉइन्स। एंड अगर गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन्स थे, गुप्ता अंपायर के गोल्ड कॉइन्स, दैट वर द प्योरेस्ट अमंग ऑल द गोल्ड कॉइन्स दैट वी हैव हैड इन द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। जितने भी गोल्ड कॉइन्स थे उनमें सबसे ज़्यादा प्योर गुप्ता अंपायर के ही गोल्ड कॉइन्स थे। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। हमने शुरू किया पॉलिटिकल हिस्ट्री से, महाजनपद के एरा को समझा। उससे पहले थोड़ा सा एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन हमने वैदिक पीरियड का भी लिया। उसके बाद हम लोग मगध पे पढ़ते हैं। मगध को पढ़ने के बाद हमने फिर देखा कि मॉडर्न एम्पायर कैसे आता है। मॉडर्न एम्पायर के बाद उसमें सारी चीज़ें, शुका के इंस्क्रिप्शन से लेके मिलिट्री कैसे थी, ब्यूरोक्रेसी कैसे थी, रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या थे। फिर हम लोग आते हैं कंट्री साइड की तरफ, वहाँ पे हमने लैंड ग्रांट देखा, एग्रीकल्चर टेक्निक्स देखे। फिर हम लोग ट्रेड पे आते हैं, टाउन्स को हमने पढ़ा, ट्रेड कैसे फैसिलिटेट किया जाता था, एक्सचेंजेस को समझा, कॉइनेज का क्या रोल था उसको समझा। अब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो पाई। बिकॉज की एक आदमी आते हैं जेम्स प्रिंसेप, एंड उन्होंने इन दोनों लिपियों को डिसाइफर किया। डिसाइफर क्या मतलब? पढ़ना सिखाया लोगों को। इंट्रोडक्शन, ब्राह्मी लिपि को अगर कहा जाए तो मदर मोस्ट प्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट, बहुत सारे जो अभी के टाइम में स्क्रिप्ट हैं वो ब्राह्मी लिपि से ही निकले हैं, एंड इनको डिसाइफर किया गया। ब्राह्मी और खारोष्ठी दोनों ही लिपि अशोका के इंस्क्रिप्शन में इस्तेमाल की गई है, और इसके अलावा ग्रीक स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करा गया है, एरेमिया के स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करा गया। तो ये भी इनकेस अगर आपसे पूछ एमसीक्यू में, तो ये चार लिपि ब्राह्मी, खारोष्ठी, ग्रीक एंड एरेमियाक। एंड याद रखिएगा ये चारों लैंग्वेजेस नहीं हैं, ये चारों स्क्रिप्ट हैं। तो अगर लैंग्वेजेस की लिस्ट में ब्राह्मी और खारोष्ठी डाल दे तो उसको आप बिना सोचे काट दे, क्योंकि दे आर नॉट लैंग्वेज, दे आर द स्क्रिप्ट्स। इन दोनों को 1838 के आसपास ये जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर करते हैं। ओनली आफ्टर दैट वी वर एबल टू नो अबाउट द मॉडर्न एम्पायर, एंड उससे पहले भी जो महाजनपद की हिस्ट्री है उसको भी हम लोग जान पाते हैं। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ इंस्क्रिप्शन, उसको एक बार देख लेते हैं। एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि हमें इंसाइट्स हिस्ट्री के ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, हमें पीपल के बारे में भी जानने को मिलता है। वोटिव इंस्क्रिप्शंस प्ले ग्रेट रोल। वोटिव इंस्क्रिप्शन मतलब ऐसा इंस्क्रिप्शन जो ऑर्डिनरी लोग लगवाया करते थे। उन्होंने अगर किसी टेम्पल में दान दिया है तो, उन्होंने अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दान में दिया है तो। वोटिव मतलब ही होता है दान। तो ये इंस्क्रिप्शंस आपको बहुत सारे अलग अलग टेम्पल से मिल जाएंगे। किसी लोहार ने दान दिया है, किसी पुरोहित ने दान दिया है, किसी सुनार ने दान दिया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी हमें जानकारी मिल पाती है इंस्क्रिप्शन से। लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले तो फेंट कैरेक्टर्स, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पुराने हैं तो बहुत सारे जो कैरेक्टर लेटर्स है वो धुंधले हो चुके हैं। मिसिंग लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स आपके मिस ही हैं, बीच में है ही नहीं। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि व्हाट दीज इंस्क्रिप्शंस आर ट्राइंग टू से अस? तो ये दो तो सबसे बड़ा
लिमिटेशन है ये। इसके अलावा लिमिटेशन एक ये भी है, जैसे हमने ऑर्डिनरी पीपल की बात करी तो एकमात्र हमारे पास चारा बचता है वोटिव इंस्क्रिप्शन, जो कि लोगों ने जब दान दिया तो इंस्क्रिप्शन लगवा लिया कि भाई जैसे मंदिरों में होता नहीं है कि इसके पैसों से ये रूम बना है या ये मूर्ति बनी है, तो वैसे ही लोग वोटिव इंस्क्रिप्शन मंदिर परिसर में लगवाया करते थे कि हमने इतना रुपया दान दिया, हमने ये चीज़ करवाई, हमने वो चीज़ करवाई। लेकिन वो भी इतनी इनफ नहीं है कि हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में उतना पता चल पाए जितना कि बाकी के इंस्क्रिप्शन से हमें रॉयल्स के बारे में पता चलता है, रूलर्स के बारे में पता चलता है, रूलर्स की फैमिली के बारे में पता चलता है। उतना हमें अभी जो ऑर्डिनरी पॉपुलेशन रह रही थी उनको क्या दिक्कतें थी, कैसे वो लोग मैनेज करते थे, ओवरकम करते थे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को, ये चीज़ें हमें नहीं पता चलती। वोटिव इंस्क्रिप्शन में तो हमें बस पता चलेगा कि इनके पास पैसा था एंड दे डिड द चैरिटी, बट इसमें ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो प्रॉबेबली उस जमाने में इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जब अब हम उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। सो दीज आर द मेजर लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। दैट्स ऑल इन द चैप्टर। हमने शुरू से लेके अंत तक सारी चीज़ों को कवर कर दिया है, और जैसा कि हम लोग हर एक वीडियो का डिस्क्लेमर में बताते ही हैं, जो भी क्विक रिवीजन की वीडियो है वो आप तब देखें जब आपने पीछे कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ रखा। अगर आप टोटली न्यू है तो इस वीडियो को प्लीज़ ना देखें, क्योंकि आपको इससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर का, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्म 1. Thank you for watching, and if you find this video helpful then please share this. Thank you for watching.